ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो। तो देखो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ना जितने भी अमीनो एसिड्स है सबका मेटाबॉलिज्म की पूरी साइकिल याद करनी नहीं है। तो जो जो मतलब सारे टॉपिक्स तो है इसमें, और जो याद करना वो भी सब कुछ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड कैसे होता है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ना, वो मोस्टली इसी फ्लो चार्ट पर बेस्ड है कि क्या क्या होता है, एक बेसिक ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो उस वो जो अमीनो एसिड है ना, जब भी हम अमीनो से अमाइन ग्रुप निकालते हैं तो बचता है कीटो एसिड। तो अब अल्फा कीटो एसिड क्यों बचता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड में होता है, तो इसीलिए हमने लिखा है अल्फा कीटो एसिड। तो ये जो अमोनिया बचा, दिस अमोनिया विल बी टेकन अप बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट और वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। और ये ग्लूटामेट फिर एक और अमीनो ग्रुप लेगा एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन में। ग्लूटामीन ब्लड में जाएगा एंड ब्लड के थ्रू लीवर में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। तो जो कीटो एसिड है, कीटो एसिड इज द कार्बन स्केलेटन, ठीक है। कार्बन स्केलेटन अब वो ग्लूकोजेनिक हो सकता है, अगर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, वो कीटोजेनिक हो सकता है, एंड इट कैन बी बोथ। और इन सब के एग्जांपल्स हमने कल देख लिए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस अमीनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप निकला वो अल्फा कीटोग्लूटारेट ने लिया, और क्या क्या बन जाता है, अल्फा कीटो एसिड और ग्लूटामेट। तो इसमें क्या है, एक अमीनो ग्रुप दूसरे कीटो एसिड के पास जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसअमीनेशन, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन है ये हमेशा रिवर्सिबल होता है। कि मतलब अगर ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बन सकता है, एंड उस प्रोसेस में अल्फा कीटो एसिड अमीनो एसिड भी बन सकता है, एंड दिस रिक्वायर B6। तो ये मुझसे वाइवा में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो B6 है वो कौन से रिएक्शन में काम आता है, तो वो होता है ट्रांसअमीनेशन। एंड B6 का नाम क्या होता है, पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP। तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ना ट्रांसअमीनेशन के बाद, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैटालिसिस होती है। उसके बाद ये कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे कि हमने अभी देखा। एंड इसमें सबसे जो कॉमन अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामेट, जो कि बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से। उसके बाद जो हम इसका जो बेसिक एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं वो क्या है, एक अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इट फॉर्म्स कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट, ठीक है। उसके बाद है, अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड इज एस्पार्टेट एंड इट फॉर्म्स ऑक्सैलो एसीटेट, देन द एंजाइम इज एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है SGOT, विच इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। ऑक्सैलो एसीटेट रेफर्स टू फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड हेयर एस्पारेटेट क्या है, इसका रिएक्टेंट। उसके बाद है SGPT। सिमिलरली इधर क्या होगा, एलानीन से पायरुवेट बनेगा, तो इसलिए इसे हम SGPT या ALT कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि जो ट्रांसएमिनेज है वो कोवेलेंटली बाउंड होते हैं PLP से। सो ये पॉइंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है। दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। तो ट्रांसएमिनेशन को हम बाई बाई रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट्स होते हैं, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है पिंग पोंग मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट ने एक्ट किया, फिर सबस्ट्रेट उसके ऊपर जाके लग गया एंड प्रोडक्ट बन के निकल गया। उसके बाद इस एंजाइम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो दूसरा सबस्ट्रेट आता है एंड फिर उसमें रिएक्शन होता है, दूसरा प्रोडक्ट निकल जाता है। तो पिंग पोंग मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये मॉडिफाई होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कि जब एंजाइम PLP से बाउंड होता है तब उसे कहते हैं हम प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो मॉडिफाई होता है रिएक्शन में, जैसे इधर मॉडिफाई हुआ, एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज रिलीज्ड बिफोर द सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड्स। तो ये होता है हमारा पिंग पोंग मैकेनिज्म। ये भी वाइवा में पूछते हैं कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जो ट्रांसएमिनेशन में पार्ट नहीं ले सकते। तो उसके लिए निमोनिक है पोलीथीन, पो से प्रोलीन,
ठीक है, लाई से लाइसीन, एंथीन से थ्रियोनीन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ग्लूटामेट इज द फाइनल कलेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसफर्ड अमीनो ग्रुप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रांस एमिनेशन में चाहे कितने भी अमीनो एसिड हो, कि जैसे एलानीन से पायरुवेट बन रहा है, एस्पार्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, लास्ट में वो अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास ही आता है एंड उससे ग्लूटामेट ही बनता है। क्यों? क्योंकि ग्लूटामेट ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी अगर हम डी एमिनेशन करें तो वो अमोनिया रिलीज कर देता है। ठीक है, जो कि इधर लिखा है कि बट अलानीन एंड एस्पार्टेट डू नॉट अंडरगो फर्दर डीएमिनेशन टू रिलीज अमोनिया। लेकिन सिर्फ ग्लूटामेट ही है जो कि डीएमिनेशन से अमोनिया प्रोड्यूस करता है एंड फिर अमोनिया से यूरिया बन जाता है एंड वो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्लूटारेट है वो मेन कलेक्टर है अमीनो ग्रुप्स का। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस रैपिडली बाय डीएमिनेशन एंड इट इज़ मोर रेडिली अवेलेबल देन अदर कीटो एसिड्स। उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसएमिनेशन, जिसके लिए हमें एक और कीटो ग्रुप चाहिए अमीनो ग्रुप लेने के लिए। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि अमीनो ग्रुप डायरेक्टली रिमूव हो जाता है अमीनो एसिड से। ये दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, Na++ या Fa++ ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ होता है। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, एक एंजाइम ऐसा है जो Na++ को यूज़ करता है और एक एंजाइम ऐसा है जो कि Fa+ को यूज़ करता है, FMN को यूज़ करता है। तो पहला है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस सिर्फ लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ये याद रखना है। एंड इसका काम क्या होता है, ये ग्लूटामेट से हाइड्रोजन निकालता है एंड इट फॉर्म्स अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड इसमें इट कैन यूज Na++ ऑल्सो एंड NADP+ ऑल्सो। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो इसके लिए याद रखना है। ऑक्सीडेटिव का दूसरा एग्जाम्पल है एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड से कीटो एसिड बनता है और एंड इसमें हाइड्रोजन ग्रुप कौन रिमूव करता है, FMN। एंड वो फर्दर ये H2O2 को मतलब दे देता है, वो हाइड्रोजन ग्रुप O2 को देता है, H2O2 बनता है एंड H2O2 पे एंजाइम एक्ट करता है कैटालेस विच फॉर्म्स वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला है सीरीन से पायरुवेट का बनना बाय एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, बाय सीरीन डिहाइड्रेटेज। तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, पहला तो सीरीन, एक मिनट रुको, हाँ हाँ, तो इसमें हमें याद रखना है पहला सीरीन से पायरुवेट का बनना, दूसरा हमें याद रखना है ग्लूटामीन से ग्लूटामेट का बनना एंड तीसरा हमें याद रखना है एस्पेरेजीन से एस्पेरेटेट का बनना। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है कि हमने इधर एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज क्यों लिखा, डी क्यों नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ एल अमीनो एसिड्स को यूज़ करती है, मतलब लीवर रोटेटरी अमीनो एसिड्स को ही वो यूज़ करती है। उसके बाद है ट्रांस डीएमिनेशन। क्या होता है, ये हमारे टेस्ट में भी आया था जो पहले हुआ था FA। तो ट्रांस डीएमिनेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन का। इसमें क्या होता है, हमने ट्रांस एमिनेशन में पढ़ा कि जो आखिरी अमीनो एसिड है, जो कि मेन अमीनो एसिड है, जो सबसे अमीनो ग्रुप लेता है, वो होता है ग्लूटामेट। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब दूसरा देखा कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, उसमें भी ग्लूटामेट था। तो मतलब कि ग्लूटामेट इज ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड ऑल्सो। तो ग्लूटामेट की ट्रांस एमिनेशन भी होती है एंड ग्लूटामेट की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी होती है। ग्लूटामेट की नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी होती है टू रिलीज अमोनिया एंड ये सिर्फ लीवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा था, इधर देखो, कि ये जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है ये सिर्फ लीवर में प्रेजेंट है। तो मतलब पहले ग्लूटामेट आया ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से, फिर उसकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुई। इधर भी देखो, इधर भी उसकी नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से भी ग्लूटामेट बनता है।
तो मतलब कि ये सारे जो रिएक्शंस है वो लिंक्ड है, मतलब ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन इज लिंक्ड, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस डीएमिनेशन। ठीक है, इसलिए इवन दो द टू प्रोसेसेस अकर सेपरेटली बट दे आर अकरिंग लाइक अ सिक्वेंशियल कपल रिएक्शन फिजियोलॉजिकली, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज ट्रांस डीएमिनेशन। उसके बाद हम आते हैं अमोनिया पे। अब हमने अमोनिया बना लिया, डीएमिनेशन के बाद क्या बना, अमोनिया बना। तो जो अमोनिया है उसके सोर्स क्या क्या होते हैं बॉडी में। सबसे पहले हमने अभी देखा कि अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो कैपेसिटी है ये सभी टिश्यू में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है, मसल, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर और ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है लेकिन उस सब्सटेंस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसकी कैटाबॉलिज्म से भी क्या होगा, हमें अमोनिया मिलेगा। उसके बाद जो हमारे इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से भी हमें अमोनिया मिलता है। तो ये 3 सोर्स होते हैं अमोनिया के। तो अमोनिया तो हमारी बॉडी में बहुत बन रहा है, तो इसलिए हाइपर अमोनीमिया के भी बहुत चांस होते हैं। तो हाइपर अमोनीमिया कब होता है, जब हमारी यूरिया साइकिल में कोई डिसऑर्डर हो। यूरिया साइकिल का काम क्या होता है, अमोनिया से यूरिया को बनाना। तो अगर वो साइकिल काम नहीं कर रही है तो अमोनिया अकुमुलेट होगा। तो अगर अमोनिया अकुमुलेट हो रहा है तो जो NH2 अमीनो ग्रुप है वो भी अकुमुलेट हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनेगा ज़्यादा, एंड ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनेगा ज़्यादा। तो इसलिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट विल बी डिक्रीज्ड, लेकिन ग्लूटामीन विल बी इंक्रीज्ड। तो हाइपर अमोनीमिया के 3 मेजर जो हमें देखने को मिलते हैं चीज़ें, वो क्या होती है, पहली डिप्लीशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, डिप्लीशन ऑफ ग्लूटामेट एंड इंक्रीज इन ग्लूटामीन लेवल्स। तो अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट डिप्लीट हो रहा है तो TCA साइकिल विल बी इफेक्टेड एंड ATP विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। एंड ATP अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, ब्रेन। और ग्लूटामेट, ग्लूटामेट गाबा बनाता है, एंड अगर ग्लूटामेट कम है तो गाबा कम बनेगा। और गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इनहिबिशन कम होगा तो एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, इसलिए हमें फाइन ट्रेमर्स देखने को भी मिलते हैं। उसके बाद ग्लूटामीन इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो अगर ब्लड में ग्लूटामिन बढ़ जाएगा और अगर CNS में ये ब्लड जा रहा है CSF, तो वी विल सी सेरिब्रल इडीमा। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये 3 हमने डिस्कस कर लिए। फिर है सेरिब्रल इडीमा के कारण क्या होगा। ठीक है, सेरिब्रल इडीमा के कारण क्या होगा, वोमिटिंग होगी, फाइन ट्रेमर्स होंगे, लिथार्जी, स्लर्ड स्पीच, ब्लर्ड विजन, हाइपरवेंटिलेशन, कोमा एंड डेथ इफ वी हैव नॉट ट्रीटेड दिस। ठीक है, तो अभी तक ये था। उसके बाद अगर ये अमोनिया की टॉक्सिसिटी, अगर हाइपर अमोनीमिया का कोज है लीवर का कोई डिसीज़, तो उसे हम कहते हैं हिपैटिक कोमा और एनसेफेलोपैथी। ठीक है, तो ऑल लिवर डिसीजेस विच लीड टू such a state which lead to hyperammonemia state are referred to as hepatic encephalopathy और hepatic coma। तो इसके कोज क्या होते हैं, ऐसे लीवर के डिसीज विच लीड्स टू सिरहोसिस। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो सब कुछ इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे बिलीरुबिन, SGOT, SGPT एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। उसके बाद जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड शुगर है एंड यूरिया लेवल लो है। अब ये सब कुछ लो क्यों होते हैं, सबसे पहले तो जो अमोनिया है, अमोनिया यूरिया ही नहीं बना रहा क्योंकि यूरिया साइकिल में डिफेक्ट है, तो यूरिया लेवल लो है। एंड इससे बाकी सारे पाथवे, क्योंकि जैसे हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है वो भी अफेक्ट हो रहा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे पहले ट्रीट द कोज इफ़ पॉसिबल, लेकिन ये बहुत रेयर होता है क्योंकि सिरहोसिस इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल। उसके बाद हम अमोनिया का लोड डिक्रीज कर देंगे बाय टेकिंग प्रोटीन फ्री डाइट। उसके बाद हम वी विल स्टेरिलाइज द गट बाय अनएब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक्स, मतलब हम ऐसी एंटीबायोटिक्स देंगे जो गट में एब्जॉर्ब ना हो, तो वो जो गट के वॉल में जो लोकल बैक्टीरिया है वो उसे किल कर सके, क्योंकि वो बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस अमोनिया। उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांटेशन होती है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगी, फैमिली के मेंबर्स थोड़ा सा पार्ट दे देंगे
एंड इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कैडेवरिक लीवर को भी कई कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है यूरिया साइकिल, जो मोस्टली हम लोग नहीं पढ़ते वो हम करते हैं। ये बुक में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि यूरिया साइकिल के दो नाम, पहला है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल एंड दूसरा है ऑर्निथिन साइकिल। सो क्रेब्स हैंसलेट साइकिल को हमें क्रेब्स साइकिल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एंड दूसरा है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑर्निथिन रीजनरेट हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला एंजाइम है, जो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, वो होता है CPS1। CPS1 की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, सिंथेटेज है तो मतलब ये ATP यूज़ करेगा और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसे हम पेस मेकर एंजाइम कहते हैं। पेस मेकर एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कमिटेड स्टेप है, मतलब इसके बाद ये साइकिल होके ही रहेगी। उसके बाद है, अगर हमने इधर CPS1 एंजाइम देखा है तो मतलब CPS2 एंजाइम भी होगा। ये CPS2 एंजाइम क्या करता है? पिरिमिडीन सिंथेसिस। ठीक है, एंड ये यूरिया साइकिल सिर्फ लीवर में होती है, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स है वो सिर्फ लीवर में पाए जाते हैं। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होती है। उसके बाद ये है यूरिया साइकिल का डायग्राम। इसमें से जो ये पार्ट है, ये पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड जो बाकी पार्ट है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले क्या होता है, हमें अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करना है। तो हम अमोनिया एंड CO2 का रिएक्शन करवाते हैं एंड एंजाइम होता है CPS1 एंड ये ATP यूज़ करता है। कितने? 2 ATP। ये याद रखना है कि ये 2 ATP यूज़ करता है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है? कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ OTC एंड इट फॉर्म्स सिट्रुलिन। ठीक है, सिट्रुलिन के बाद बनता है आर्जिनोसक्सिनेट और एंजाइम होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। अब सिंथेटेज है तो ATP यूज़ करेगा, तो इसमें क्या ATP से AMP बनता है, तो हम क्या इसे 2 ATP ही लेते हैं जब हम एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें ये भी याद करना है कि इसमें एस्पारेटेट यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इस कंपाउंड से फ्यूमरेट निकल जाता है एंड इट फॉर्म्स आर्जिनिन। देन आर्जिनिन पे आर्जिनेज एक्ट करता है जिससे यूरिया निकल जाता है एंड वी फॉर्म ऑर्निथिन एंड ये ऑर्निथिन वापस से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, सो ये थी हमारी यूरिया साइकिल। तो इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, देन इस पे एक्ट होता है एंजाइम CPS1 एंड इट फॉर्म्स कार्बामोइल फॉस्फेट। फिर इस पे एंजाइम आता है OTC जिससे कि बनता है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन से फिर एस्पेरेटेट ऐड होता है एंड इट फॉर्म्स आर्जिनोसक्सिनेट। फिर उसमें से फ्यूमरेट रिलीज होता है एंड इट फॉर्म्स आर्जिनिन एंड आर्जिनिन से फिर यूरिया रिलीज होता है एंड इट फॉर्म्स ऑर्निथीन। ठीक है, OTC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंड ये ब्रेन में नहीं होता, इसलिए ब्रेन में यूरिया साइकिल नहीं होती एंड इसकी डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो आर्जिनेज है ये एब्सेंट होता है किडनी में, इसीलिए यूरिया साइकिल किडनी में इधर ही स्टॉप हो जाती है। तो यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट इन किडनी इज़ आर्जिनिन। तो आर्जिनिन का मेजर सोर्स कौन सा ऑर्गन हुआ हमारी बॉडी में? किडनी। ठीक है, इधर तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। तो अगर अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है तो NH3 अमोनिया ज़्यादा बनेगा एंड अगर अमोनिया ज़्यादा बनेगा तो जो ट्रांसअमीनेशन है, ट्रांसअमीनेशन तो नहीं होगी लेकिन ग्लूटामेट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को अमोनिया ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि हमने इधर देखा था। इसमें अगर अमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर अभी अमोनिया इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ कि ग्लूटामीन भी बन जाए, इसलिए ग्लूटामेट ज़्यादा बन रहा है। तो ग्लूटामेट ज़्यादा बनेगा, तो ग्लूटामेट ज़्यादा बनने के दो इफ़ेक्ट होते हैं।
पहला तो वो NAG सिंथेटेज को स्टिम्युलेट करता है, ये कंपाउंड होता है, उसे स्टिम्युलेट करता है NAG सिंथेज एंजाइम को। और ये क्या करेगा, NAG की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। NAG को इंक्रीज़ करेगा तो ये एक कंपाउंड होता है जो कि कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 को स्टिम्युलेट करता है। वो क्या, CPS1 को स्टिम्युलेट करता है। एंड ये क्या करेगा, यूरिया साइकिल को इंक्रीज़ करेगा, तो यूरिया विल इंक्रीज। दूसरा, ग्लूटामेट का दूसरा काम है कि वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को स्टिम्युलेट करेगा, जिससे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा। एंड इस प्रोसेस में अमोनिया विल बी रिलीज्ड एंड अमोनिया से यूरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जब भी ग्लूटामेट बढ़ेगा वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को स्टिम्युलेट करेगा, जिससे कि अमोनिया निकलेगा। एंड NAG का काम क्या होता है, CPS1 को स्टिम्युलेट करना, जो कि अमोनिया से यूरिया को बना देगा। यूरिया साइकिल विल बी स्टिम्युलेटेड। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसके ये आयुष अग्रवाल के क्वेश्चंस है, तो इसे तो हम एक बार देख लेना जब मैं PDF शेयर करूँगी। बाकी जो भी SK गुप्ता में था इस चैप्टर में से, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद हम आते हैं इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में। तो ये ध्यान से देखना, मतलब हो जाएगा याद, अगर सुनोगे तो, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद है जब ये अमीनो एसिड होता है ना, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड की, एलिफेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो एलिफेटिक अमीनो एसिड में भी दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक तो सिंपल चेन अमीनो एसिड, जो कि है ग्लाइसिन और एलिनिन, इनमें सिंपल चेन होती है। और दूसरे है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, जो कि है वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइसिन। तो ना सबसे पहले क्या होता है, जो भी अमीनो एसिड होता है ना, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के कितने होते हैं, 4 बॉन्ड्स, एक पे COH, एक पे NH2, एक पे हाइड्रोजन, और साइड चेन डिफर करती है। तो ग्लाइसिन का जो साइड आइटम होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हमारी बॉडी में इजीली बन सकता है, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एंड दूसरा, ये स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, एंड इसके कोई भी आइसोमर्स नहीं होते। फिर इसके यूज़ क्या होते हैं, इसका यूज़ होता है एक तो हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस में जब हम हीम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि कैसे यूज़ होता है। दूसरा है ग्लूटाथायोन, ये हमने कल पढ़ा था कि इसका एक कॉम्पोनेंट होता है ग्लाइसिन। फिर है ये क्रिएटिन बनाने में भी मदद करता है। एंड फोर्थ है सीरीन सिंथेसिस। ठीक है, सीरीन को कैसे बनाता है, ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से सीरीन का बनना इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप बाय द एंजाइम सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो जो सीरीन है उसमें एक OH ग्रुप होता है और एक मिथाइल ग्रुप होता है एक्स्ट्रा देन ग्लाइसिन। तो इसलिए एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। और इसमें जो विटामिन यूज़ होते हैं वो होते हैं B6 और B9। ठीक है, एंड क्योंकि सीरीन एक बॉडी में ही बन रहा है ग्लाइसिन से, इसलिए सीरीन भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। उसके बाद है जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, तो वो छोटी सी स्पेस में भी फिट हो सकता है, इसलिए इट क्रिएट्स बेंड्स इन द प्रोटीन। ठीक है, और ये एबिलिटी टू क्रिएट बेंड इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन सा अमीनो एसिड फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोटीन को, ग्लाइसिन। उसके बाद जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन की फॉर्मेशन कैसी होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म ग्लाइसिन। ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है तो इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ही चाहिए। एंड इसका जो एंजाइम है उसका नाम होता है ग्लाइसिन सिंथेस, विच रिक्वायर B6 एंड B9। एंड इसका ही मतलब उल्टा जो स्टेप होता है ग्लाइसिन से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का बनना, उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम। फिर है ग्लाइसिन की ट्रांसअमीनेशन से बनता है ग्लाइऑक्साइलेट। एंड ग्लाइऑक्साइलेट के 2 फेट्स होते हैं, ये या तो फॉर्मेट बना देता है जो कि कार्बन पूल में चला जाता है 1 कार्बन पूल में, या है ये ऑक्सालेट बना देता है जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला तो ये, अगर ये ट्रांस एमिनेस एंजाइम काम ना करे तो ग्लाइऑक्साइलेट से ग्लाइसिन वापस नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप था।
और ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑक्सैलेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड ऑक्सैलेट यूरिन में एक्सक्रीट होता है, एंड ऑक्सैलेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें यूरिन में ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, मतलब ऑक्सैलेट इन यूरिन, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सैलोयूरिया, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। एंड प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया क्या होता है, जब ट्रांस एमिनेज ही वर्क ना करे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि ऑक्सैलेट रिच फूड्स नहीं देते, एंड ये किस में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट्स एंड टी में। सेकेंडरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया क्या होता है, ट्रांस एमिनेज के अलावा अगर किसी और चीज़ की वजह से ऑक्सैलेट यूरिन में सिक्रीट होता है तो इसके कोज क्या होते हैं, एक्सेस विटामिन सी, B6 डेफिशिएंसी, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग एंड मिथॉक्सीफ्यूरिन। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेन कोज क्या होता है कि इसकी वजह से हाइपर ऑक्सैल्यूरिया क्या होता है, ये कोई नहीं पूछता, बस ये एक दो याद रख लेना इनमें से। ठीक है, उसके बाद है एलानीन। एलानीन के साइड चेन में होता है मिथाइल, तो मिथाइल भी हमारी बॉडी में आसानी से मिल सकता है, सिंपल ग्रुप है, इसीलिए ये भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जितने भी 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, दे आर वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो एलानीन होता है दैट इज मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। एंड कैहिल साइकिल हम कल कर ही चुके हैं, ग्लूकोजलानिन साइकिल। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा है, आराम से याद भी हो जाएगा। ब्रांच चेन अमीनो एसिड 3 होते हैं, ल्यूसीन, वैलीन और आइसोल्यूसीन। एंड क्योंकि ये ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग हमारी बॉडी में इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए हमें इन्हें डाइट से लेना पड़ता है, तो हम इन्हें कहते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर अब ये देखते हैं कि ये जो तीनों अमीनो एसिड है ना, इनिशियली तो कॉमन 2 स्टेप होते हैं, कॉमन रिएक्शंस होते हैं, ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद इन तीनों का इंडिपेंडेंट आगे रिएक्शन होता है, जिसमें वेलिन बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ल्यूसिन बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और आइसोल्यूसिन बनाता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में। अब क्या होता है कि ये जो तीनों अमीनो एसिड्स हैं, इन तीनों अमीनो एसिड के अगर कैटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, वो नहीं होती, तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं मेपल सिरप यूरिन डिसीज़। तो इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, इसका दूसरा नाम होता है अल्फा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेस। ठीक है, इस एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, मेपल सिरप यूरिन डिसीज़। इसका फीचर क्या होता है, हम मोस्टली क्या लिखते हैं ऑर्डर इसका, मेपल सिरप यूरिन ऑर्डर, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नेम होता है वो होता है बॉन्ड शुगर लाइक ऑर्डर फ्रॉम यूरिन। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं जो अकुमुलेट हो जाते हैं वो कीटोन बॉडीज बनाते हैं, तो कीटोसिस होता है, फिर वो कंपाउंड्स ब्रेन में जाके अकुमुलेट हो जाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, एबनॉर्मल मसल टोन होगा, एंड अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो कोमा एंड डेथ हो सकता है, और अगर हम इसे ट्रीट करते भी है तो भी इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। तो मेपल सिरप यूरिन डिसीज तब होता है अगर तीनों अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट हो, लेकिन अगर सिर्फ ल्यूसीन के कैटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है तो उसे हम कहते हैं आइसोवेलेरिक एसिड यूरिया। एंड इसमें जो यूरिन का ऑर्डर है वो होता है चीज़ी ऑर्डर, एंड इसमें जो एंजाइम है वो है डिहाइड्रोजिनेस, आइसोवेलेरिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो इसमें अगर ये वाला याद भी नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेपल सिरप यूरिन डिसीज़। तो अगर ये ना समझ आया हो तो पूछ लेना। उसके बाद है जितने भी अभी तक हमने सारे पढ़े एलिफेटिक अमीनो एसिड, तो सारे के सारे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो देयर आर 4 एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल अलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। सबसे पहले हम देखेंगे फिनाइल अलानीन।
फिनाइल एलानिन असेंशियल होता है और नॉन पोलर होता है। क्यों? इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। इसकी जो साइड चेन है उसमें मिथाइल होता है और फिनाइल होता है, तो ये हम बॉडी में बना नहीं सकते, तो इसलिए असेंशियल होता है, ये नॉन पोलर होता है। दूसरा हमें ये देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो फिनाइल एलानिन है उस पे एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एंड ये एंजाइम इसे क्या बनाता है? टायरोसिन। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन रहा है, तो टायरोसिन क्या है? नॉन एसेंशियल है, हमें डाइट में नहीं चाहिए। लेकिन जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो टायरोसिन बिकम्स असेंशियल, एंड जब ये एंजाइम डिफेक्टिव होता है तो फिनाइल एलानिन कुछ ऑल्टरनेट प्रोडक्ट सिक्रीट करता है, एंड वो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिनाइल पाइरुवेट, फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल एसीटेट। ठीक है, एंड इन सब की अकुमुलेशन से जो डिसीज़ होता है उसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन, कॉन्वल्शंस, एक्जीमा और साइकोसिस, तो ये याद करना है। उसके बाद डायग्नोसिस, ये भी याद करना है। डायग्नोसिस के तीन स्टेप्स तीन वेज क्या होते हैं। सबसे पहला है FeCl3 स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद है गूथरी टेस्ट, एंड उसके बाद ब्लड में हम फिनाइल एलानिन के लेवल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब कुछ ना हमें कुछ भी डिटेल में नहीं करना, अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया पे शॉर्ट नोट आता है तो ये सब कुछ ही लिखना है। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या है, कि लाइफ के फर्स्ट 5 to 6 ईयर्स तो मिनिमम होता है कि हम फिनाइल एलानिन फ्री डाइट दें, लेकिन आगे इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज़ की प्रोग्रेशन। उसके बाद है टायरोसिन। तो टायरोसिन में क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन है, अगर हम फिनाइल एलानिन में एक OH ग्रुप ऐड कर दें तो वो बन जाता है टायरोसिन। मतलब फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हाइड्रोक्सिलेज। इसीलिए ये क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, लेकिन क्योंकि इसमें OH ग्रुप ऐड हो गया तो ये पोलर है। उसके बाद है टायरोसिन के लिए, एक मिनट, हाँ, टायरोसिन में इतना ही है, टायरोसिन में ज़्यादा नहीं पूछते। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? असेंशियल अमीनो एसिड है, एंड ये नॉन पोलर होता है। एंड ट्रिप्टोफैन कभी अल्फा हेलिक्स में नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रिप्टोफैन के यूजेस है, इम्पोर्टेंट है, याद करने हैं। सबसे पहला, ट्रिप्टोफैन से पहले सीरोटोनिन बनता है, एंड फिर उससे मेलाटोनिन बनता है। तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन में हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है, एंड इट फॉर्म्स 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है कि ट्रिप्टोफैन टू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बाय एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन टू सीरोटोनिन बाय एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, एंड इसमें विटामिन कौन सा यूज़ होता है? B6। ये ज़रूर याद करना है कि B6 विटामिन यूज़ होता है। उसके बाद सीरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है, और इसमें ऐड क्या होता है? SAM, एस एडिनोसिन मिथियोनिन। ठीक है, और ये क्या देता है? इसे मिथाइल ग्रुप देता है सीरोटोनिन को, एंड इट फॉर्म्स मेलाटोनिन। उसके बाद ट्रिप्टोफैन में अगर हम B2 और B6 विटामिन्स ऐड करते हैं तो उसके वजह से एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नियासिन बनता है, विटामिन B3 बनता है। मतलब विटामिन B3 हमारी बॉडी में बन सकता है। तो जो भी विटामिन्स हमारी बॉडी में बन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एटिपिकल विटामिन्स। तो एटिपिकल विटामिन्स के 2 एग्जाम्पल होते हैं, विटामिन D और विटामिन B3। एंड इसमें हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि B6 की डेफिशिएंसी में हमें पेलेगरा टाइप सिम्टम्स दिखेंगे, और पेलेगरा टाइप सिम्टम्स दिखते कब है? B3 की डेफिशिएंसी में, नियासिन की डेफिशिएंसी में। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म। तो ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म में हमें पूरा याद नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा याद करना है कि ट्रिप्टोफैन के कैटाबॉलिज्म का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी काइन यूरिनीन,
और इसमें बाद में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है जो कि अगले इंटरमीडिएट बनाते हैं जो हमें याद नहीं करने। इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, विटामिन B6 विच इज़ नोन एज PLP। तो अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ये 3 हाइड्रोक्साइन यूरेनिन जेन जेंथ यूरेनिक एसिड बनाएगा एंड ये जेंथ यूरेनिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो मतलब ये हमें कब देखने को मिलता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में। उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन बना, तो हम अभी देखेंगे सीरोटोनिन का क्लिनिकल इधर। तो एक नाम आता है कार्सिनोइड सिंड्रोम। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है, कार्सिनोइड ट्यूमर्स का बनना। तो कार्सिनोइड ट्यूमर्स का दूसरा नाम होता है एर्जेंटाफिनोमा। तो जो कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं ना, दे आर सीरोटोनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स एंड ये मोस्टली जो टिश्यू है ये किधर होता है, एब्डोमेन में होता है। तो इसलिए जब भी कार्सिनोइड सिंड्रोम होगा तो सीरोटोनिन इंक्रीज होगा। तो सीरोटोनिन इंक्रीज होगा किधर, एब्डोमेन में मोस्टली। तो इसीलिए गट में इसके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है, डायरिया, हॉट फ्लशेस, एस्थमा विद वीजिंग एंड पेन इन एब्डोमेन। एंड सीरोटोनिन के फंक्शंस क्या है, इट इज़ असेंशियल फॉर गट मोटिलिटी। ब्रेन में सीरोटोनिन के फंक्शंस क्या है, स्लीप, एपेटाइट, एग्रेशन एंड रिस्पॉन्स टू मोटर न्यूरॉन स्टिम्युलेशन। मतलब ये क्या होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। उसके बाद है इन ट्यूमर्स में दे मे बी एसोसिएटेड, या ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बाकी गट एसोसिएटेड पेप्टाइड्स जैसे कि गैस्ट्रीन, सोमैटोस्टेटिन। तो इसकी वजह से बाकी जो गट रिलेटेड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस के लिए हम 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल को काउंट करते हैं। तो ये जो होता है ना 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ये सीरोटोनिन ही है। ट्रीटमेंट क्या है, वी कैन रिमूव दिस ट्यूमर्स या फिर हम सीरोटोनिन के एंटागोनिस्ट देते हैं। उसके बाद है कि मतलब जो ट्रिप्टोफैन है ना, अगर हम ट्रिप्टोफैन को किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं हार्टनब डिसीज़। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अगर किडनी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो यूरिन में चला जाएगा। मतलब अमीनो एसिड यूरिन में जा रहा है, जैसे हम कहते हैं अमीनो एसिड यूरिया। एंड इसमें क्योंकि ट्रिप्टोफैन नियासिन बनाता है, तो नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स होंगे। उसके बाद कार्सिनोइड सिंड्रोम हमने पढ़ लिया, इसमें भी हमें पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसके कैटाबॉलिज्म में हमें क्या पढ़ना है, मतलब पूरा कैटाबॉलिज्म नहीं आता, इसमें क्या पढ़ना है कि जब भी मिथियोनिन का कैटाबॉलिज्म होता है ना, सबसे पहले हमें मिथियोनिन की एक्टिवेटेड फॉर्म बनानी पड़ती है। तो उसे हम एक्टिवेट कैसे करते हैं मिथियोनिन को, बाय कॉम्बिनेशन या बाय कॉम्बिनेशन विद एडिनोसिन। हम मिथियोनिन में एडिनोसिन ऐड कर देते हैं एंड इसमें एंजाइम कौन सा होता है, मिथियोनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इसमें हम एडिनोसिल ग्रुप ऐड करते हैं। तो एक्टिवेटेड फॉर्म को हम कहते हैं एस एडिनोसिन मिथियोनिन, जिसका कॉमन नेम है सैम। तो सैम में जो मिथाइल ग्रुप है वो बहुत ही हाई एनर्जी मिथाइल ग्रुप होता है, इसीलिए ये मिथाइल ग्रुप का जो ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद तो इसलिए हम सैम को क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप डोनर। तो उसके फंक्शन क्या है, वो मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है कौन से रिएक्शंस में। सबसे पहला रिएक्शन है नोर एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन का बनना, दूसरा क्रिएटिन का बनना, फिर कोलिन का बनना एंड देन सीरोटोनिन से मेलाटोनिन का बनना। सो ये थे मिथियोनिन के फंक्शन। अब दूसरे के लिए ना मुझे दूसरा PDF शेयर करना है, तो थोड़े 2 मिनट वेट करो। अभी तक कोई डाउट है तो वो पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। 2 मिनट लगेंगे मुझे शेयर करने में स्क्रीन। समझ आ रहा है सब कुछ?
2 मिनट, मेरा डाउनलोड हो रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद। हाँ, तो इस वाले पीडीएफ में ना मैं अपना वो शेयर नहीं कर पाऊँगी, पेन नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा इस वक्त, तो बिना पेन के करना पड़ेगा। तो हम किधर थे? इधर। हाँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? एक बार कोई बता। हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म की समरी। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि यही क्वेश्चन आता है जो मतलब समरी ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। तो जो टायरोसिन है, टायरोसिन की सिंथेसिस फिनाइलएलानिन से होती है, हमने डिस्कस कर लिया सारा वो एंजाइम वगैरह। तो टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? टायरोसिन कैन फॉर्म फ्यूमरेट एंड इट कैन फॉर्म ग्लूकोज, एंड टायरोसिन कैन फॉर्म एसिटोएसिटेट जो कि कीटोन बॉडीज बनाता है। फ्यूमरेट ग्लूकोज कैसे बना सकता है? क्योंकि फ्यूमरेट टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है, एंड हर एक टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट ग्लूकोजेनिक होता है। उसके बाद है टायरोसिन का मेटाबॉलिक रोल, कि वो क्या क्या बना सकता है। तो टायरोसिन कैन फॉर्म थायराइड हार्मोन, तो इसका पूरा मैकेनिज्म हमने एंडोफिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। फिर ये बना सकता है एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामीन। इन तीनों का एक ही वो रिएक्शन की साइकिल होती है जो भी हम करते हैं। सबसे पहले टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, एंड टायरोसिन पे हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है जिससे बनता है डोपा। फिर डोपा की डी कार्बोक्सिलेशन होती है एंड इट फॉर्म्स डोपामीन। ठीक है, तो अगर हम पेपर में मतलब क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन मतलब आता ही है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं और उसकी फॉर्मेशन बताओ, तो पहला हमने सीरोटोनिन कर लिया, वो भी छोटा सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दूसरा तुम लिख देना डोपामीन। तो डोपामीन में क्या है? टायरोसिन से डोपा बाय हाइड्रोक्सिलेज, डोपा से डोपामीन बाय डी कार्बोक्सिलेज। उसके बाद सिंपल है, अगर डोपामीन की ऑक्सीडेशन से बन जाता है नोरएपिनेफ्रिन, और नोरएपिनेफ्रिन पे अगर हम एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो एपिनेफ्रिन बन सकता है। उसके बाद ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा बकवास ऐसी है। सिर्फ इतना करना है कि टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन से डोपा, डोपा की डीप कार्बोक्सिलेशन से डोपामीन, उसकी ऑक्सीडेशन से नोरएपिनेफ्रिन और उसकी मिथाइल ट्रांसफरेशन से एपिनेफ्रिन। ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वो भी हम करते हैं। हाँ, दूसरा हमें देखना है कि जो टायरोसिन है वो मिलानिन भी बनाता है, तो वो मिलानिन कैसे बनाता है। तो इसमें ना तुम्हें सब कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ 2 स्टेप याद रखना है कि पहले टायरोसिन पे टायरोसिनेस डोपा बनाता है, एंड उस डोपा पे दोबारा टायरोसिनेस एक्ट करता है जिससे डोपा क्विनोन बनता है। फिर ऐसे बहुत सारी एरोस बना के लिख देना मिलानिन। तो बस यही करना है सिंथेसिस ऑफ मिलानिन में। ठीक है, तो इसमें जो क्लिनिकल है मिलानिन की डेफिशिएंसी। तो मिलानिन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होता है उसे हम कहते हैं एल्बिनिज़म। ठीक है, एल्बिनिज़म में क्या होता है कि जो टायरोसिनेज है, टायरोसिनेज एब्सेंट होता है, तो इसीलिए मिलानिन पिगमेंट या तो डिक्रीज्ड होगा या एब्सेंट होगा। इसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन होती है स्किन, हेयर और रेटिना की। डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू की एल्बिनिज्म किस जगह को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये 3 तरह का होता है। अगर आइज़ को इफ़ेक्ट किया तो ओक्यूलर, स्किन को अफेक्ट किया तो क्यूटेनियस, अगर दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है तो ओक्यूलो क्यूटेनियस। और ये जो टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी है ये पार्शियल हो सकती है या ये कंप्लीट हो सकती है। पार्शियल क्या है? टायरोसिनेज पॉजिटिव एल्बिनिज्म, मतलब टायरोसिन है, टायरोसिनेज एंजाइम है, कम है, इसलिए एल्बिनिज्म हो रही है। और कंप्लीट का मतलब क्या है कि टायरोसिनेज बिल्कुल ही एब्सेंट है, बिल्कुल ही नेगेटिव है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव होता है यूजुअली, लेकिन जो ओक्यूलर एल्बिनिज्म है वो एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। एंड ये जो पेशेंट्स के स्किन और आइज है दे आर वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट, एंड देयर स्किन इज़ वेरी प्रोन टू डेवलप कैंसर, एंड इनमें हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है, एंड अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो इसमें एस के गुप्ता में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर्ड थे। आयुष अग्रवाल के क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगी, वो देख लेना, वो भी सारे हो जाएंगे। अब हम आते हैं हीम सिंथेसिस पे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि हीम होता क्या है। हीम होता है डेरिवेटिव ऑफ पोरफायरिन। और पोरफायरिन क्या होता है? पोरफायरिन होता है जॉइनिंग ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। एंड ये मैंने पायरोल रिंग्स दिखाई हुई है। एंड ये पायरोल रिंग जॉइन किससे होती है? ये वाले बोन से। ठीक है, उसे हम कहते हैं पोरफायरिन। तो इसकी जो केमिस्ट्री है, हीम केमिस्ट्री में हमें सिर्फ इतना ही समझना है। उसके बाद ये जो पायरोल रिंग है, इसमें कितने सारे कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो उस पर जो जो सब्सटीट्यूट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। एंड वो सब्सटीट्यूट के बेस पर हम इसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। एंड सबसे कॉमन पोरफायरिन होता है प्रोटोपोरफायरिन 3। तो हीम सिंथेसिस का लास्ट स्टेप क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन 3 से हीम का बनना बाय एडिशन ऑफ आयरन, आयरन का आयन Fe3+। अब है हीम की सिंथेसिस। तो उसके लिए एक निमोनिक है ग्रेट साइन, कि ये बहुत ही बढ़िया साइन है। एज पोरफायरिन इज अनकोडेड, कि हमने पोरफायरिन को अनकोड कर दिया। ठीक है, तो ये समझ लेना, निमोनिक एक दो बार बोलोगे तो आ जाएगी समझ। तो ग्रेट साइन जी और एस से आता है ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इसके ना एंजाइम मैंने नहीं लिखे क्योंकि उसे करना काफ़ी आसान है, तो मैं बाद में बताती हूँ। तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऐड होंगे। उसके बाद है ए से है ALA। उसके बाद है पोरफायरिया का पी, तो पी सी है PBG। तो इसके फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही लिखी थी, PBG। उसके बाद है यू से है UPG3। फिर है सी से है CPG3। ठीक है, इतना तो तुम्हें निमोनिक से याद हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमने पहले कर लिया था कि प्रोटोपोरफायरिन 3 से हीम का बनना। तो जो प्रोटोपोरफायरिन है उसका पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिनोजन 3। तो इसके जो भी एंजाइम है ना, एंजाइम के नाम कैसे करने हैं? जैसे ALA बना तो ALA सिंथेस, PBG बना तो PBG सिंथेस। तो ये भी लिखोगे पेपर में तो मतलब ठीक है, ये मैंने पूछा था। बाकी इसके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं जिसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जो याद करनी है वो इसकी रेगुलेशन, क्योंकि पेपर में साइकिल नहीं पूछते, इसकी रेगुलेशन पूछते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में भी आई थी। तो रेगुलेशन कौन से लेवल पर होती है? जो फर्स्ट एंजाइम था ALA सिंथेज 1, उसके लेवल पर होती है। तो कब होगी कि ये पूरा क्या हो रहा है? हीम के सिंथेसिस हो रही है। तो अगर हीम पहले से ही बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ALA सिंथेज 1 को इनहिबिट कर देगा। तो उसके ये इनहिबिट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, वो इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा। दूसरा, कि ये जो एंजाइम होता है ALA सिंथेस 1, ये साइटोसोल में होता है, लेकिन हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अगर हीम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो इस ट्रांसफ़र को भी इनहिबिट करता है। दूसरा, वो फीडबैक इनहिबिशन भी करेगा एलोस्टेरिक वे से। उसके बाद है, हाँ, ये तो कि रेगुलेशन। अब क्या होता है कि हमने पहले देखा पोरफायरिनोजन होते हैं, एंड पोरफायरिनोजन की ऑक्सीडेशन से बनता है पोरफायरिन। तो पोरफायरिनोजन कलरलेस होते हैं एंड पोरफायरिन ब्राउनिश रेड कलर के होते हैं। तो ये इसकी थी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है एट 400 नैनोमीटर। एंड ये जो जब इनकी एब्जॉर्प्शन होती है ना, तो एक बैंड दिखता है, उस बैंड को हम कहते हैं सोरेट बैंड। उसके बाद जब हम पोरफायरिन को यूवी लाइट में देखते हैं तो हमें रेड फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। ये तीनों चीज़ें हमें याद करनी है, पोरफायरिन के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद है पोरफायरिया। तो ये जितने भी पोरफायरिन थे, पोरफायरिन की अकुमुलेशन को हम कहते हैं पोरफायरिया। तो ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है हीम सिंथेसिस का। ये 3 तरह के हो सकते हैं। हिपैटिक, अगर जो एंजाइम है वो लीवर में डेफिशिएंट है। एरिथ्रोपोइटिक और मिक्स्ड। हिपैटिक को हम अर्ली पोरफायरिया भी कहते हैं, एंड इसमें हमें न्यूरोविसरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ना ये बुक में दिया गया है कि इनमें से कौन से पोरफायरिया हिपैटिक होते हैं, तो ये पेपर में कभी भी पूछा नहीं गया।
तो मतलब सिर्फ ये चीज़ याद करनी है कि हेपेटिक में न्यूरोविसरल सिम्टम्स होते हैं, और वो सिम्टम्स कौन से होते हैं? एब्डोमेन में पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एबनॉर्मल सेंसेशंस और मसल वीकनेस। एरिथ्रोपोइटिक को हम लेट पोरफायरिया भी कहते हैं, एंड इसमें क्यूटेनियस सिम्टम्स होते हैं कि इसमें हमें स्किन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है? एक मिनट। अनीमिया और स्प्लीनोमेगैली। तो ये ना पोरफायरिया जितने भी होते हैं उन सबको याद करने का निमोनिक है AACCC, वेरी इजी। तो ये पूरा निमोनिक है जो कि सबको याद करवा देगा। तो एक बार तुम पोरफायरिया के नेम देखोगे ना, सीक्वेंस में इसी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो भी पेपर में नहीं पूछते। तो पूछते क्या है, किसी भी दो के नाम याद कर लो। जैसे पहले दो, पहला है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया एंड दूसरा है कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। तो ना हमें इसमें याद क्या करना है कि पोरफायरिया के दो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसका बेसिस क्या है कि वो सिम्टम्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं। पहला है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, मतलब कि जो नर्वस कंडक्शन है वो ठीक से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो ALA होता है वो कुमुलेट होगा इस मतलब पोरफायरिया में अगर हो रहा है तो ALA तो क्या है, पहला इंटरमीडिएट है, तो वो एक्यूमुलेट होगा। तो वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ATPase एंजाइम को, एंड अगर ATPase एंजाइम इनहिबिट हो रहा है तो नर्व मसल कंडक्शन भी इनहिबिट होगी। एंड दूसरा, ये GI मोटिलिटी को ऑल्टर करता है एंड सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी क्रिएट करता है। उसके बाद है फोटोसेंसिटिविटी। तो क्या होता है कि पोरफायरिन्स जहाँ भी अकुमुलेट हो जाते हैं ना, तो जब उस पर UV लाइट पड़ती है, तो मान लो हमारी स्किन पे पोरफायरिन अकुमुलेट हो गए, तो उस पर UV लाइट आ रही है, तो पोरफायरिन विल बी कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स एंड ये फ्री रेडिकल्स विल डैमेज लाइजोसोम। लाइजोसोम डैमेज होंगे तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होगा, एंड वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारी स्किन को डैमेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया था उस पर, तो उसके लिए हम ये देखते हैं। तो इसमें देखो, अगर एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है तो क्या होता है, क्या क्या एक्यूमुलेट होगा, ALA और PBG। अब इन दोनों में से कोई भी पोरफायरिन नहीं है, ठीक है। अगर पोरफायरिन नहीं है तो अगर मतलब कोई भी पोरफायरिन अकुमुलेट नहीं हो रहा, तो अगर UV लाइट आएगी भी तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए हमें इस पोरफायरिया में फोटोसेंसिटिविटी देखने को नहीं मिलती। तो जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें यही लिखा है। फर्स्ट में क्या लिखा है कि जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं, ड्रग होती है बारबिट्यूरेट, वो क्या करती है, ALA सिंथेटेज एंजाइम को इंड्यूस कर देती है। तो इसीलिए अगर किसी को पोरफायरिया है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है या कोई भी पोरफायरिया है, तो उन्हें हम बारबिट्यूरेट्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर देंगे तो वो एंजाइम को क्या कर देगी, इंड्यूस कर देगी। तो हमें जो भी इफ़ेक्ट होता है, जो भी सिम्टम्स होता है पोरफायरिया के, वो सारे बहुत ही एग्रीवेट हो जाएंगे, ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो इतना ही था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। इसमें हीम कैटाबॉलिज्म एंड जॉन्डिस बचा है, वो मैं कल करवा दूंगी, 1 घंटा हो गया टाइम।